अगर आप पढ़ते हैं तो एक समय था कि राष्ट्रीय आय से सीधे सवाल पूछता था, सीधे सवाल। वर्ष 2008 वर्ष तक सीधे सवाल पूछता था कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय का सूत्र है, ये पूछ लिया। राष्ट्रीय आय का लेखांकन करने वाली संस्था है, ये पूछ लिया। समझ रहे हैं? हम नहीं कह रहे वो सब काम का नहीं है, लेकिन जानना सब है। लेकिन आपको ट्रेंड पता होना चाहिए यूपीएससी का। और मैं आज आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, पूरे भारत में किसी को नहीं पता है कि अभी क्या पूछेगा यूपीएससी। और जिसको पता होगा तो वो यूपीएससी के मेंबर या तो होगा, या तो खुद उसका अंदर से मिली भगत होगा। यानी आपको अपने अनुमानों का अध्ययन बहुत अच्छा करना पड़ेगा। क्लियर है? इस पर काम करिए आप। तो अब सीधे सवाल नहीं पूछता राष्ट्रीय आय से, फिर भी राष्ट्रीय आय और चैप्टर्स के लिए एक बेसिक चैप्टर है। क्योंकि हमने बताया आय संबंधित कृषि भी है, आय संबंधित गरीबी है, आय संबंधित बेरोजगारी है, आय संबंधित महंगाई है, आय संबंधित शौक है, आय संबंधित फैशन है, आय संबंधित भ्रष्टाचार भी तो है। व्यापार है, भ्रष्टाचार है। आय असल में देखा जाए तो जो इनकम है वो जीएस के चारों पेपर को लिंक करता है। ये चारों पेपर को लिंक करता है। आप बेईमान बन रहे हैं किसके कारण, या आप ईमानदार हैं तो किसके कारण? बेईमानी ईमानदारी का मूलभूत केंद्र क्या है? इनकम। और किसी कारण से बेईमानी ईमानदारी होती है? क्यों? और फिर आय के कारण आपका चरित्र निर्माण हो रहा है। और चरित्र शब्द किस में आता है? जीएस फोर्स में। क्यों? ईमानदारी, बेईमानी, चरित्र, भ्रष्टाचार, आचार, आचरण, ये सब कहाँ के शब्द हैं? जीएस फोर्स के। क्लियर हो रहा है? और इसी आय कारण आप यहां पर लालच और उत्पादन, प्रति व्यक्ति आय, परचेजिंग पावर, इन्फ्लेशन, ये सब कहाँ पढ़ते हैं? जीएस थर्ड में। ये जीएस थर्ड होना चाहिए, जीएस थर्ड में। और जब जीएस सेकंड में जाते हैं तो फिर धन संबंधित विधेयक, वित्त, यहां पढ़ते हैं। जीएस फर्स्ट में चले गए, आर्थिक भूगोल, प्रबंधन, फिर पिछले कई साम्राज्य का लेकर चलते हैं इतिहास में, वहाँ के लोगों की आय, और फिर जो आपने स्थापत्य कला या शैली बनाई उससे होने वाली इनकम। सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए हिंदुस्तान से, या सभी मस्जिदों को तोड़ दिया जाए, तो हिंदू मुस्लिम बैर खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा आय भी खत्म हो जाएगा। क्यों? हम कहते हैं जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर आप कहते हैं इंडिया इज यूनानिमस है और यूनिफाइड करना है, तो आप जितने भी धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं सब हटा दीजिए। सब एक साथ आ जाइए, कहते हटा दीजिए, एक बिल ले आइए, कहिए कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ सड़कें रहेंगी, हाईवे रहेगा, सब चलेंगे, ट्रेन रहेंगी। गुरुद्वारा भी हटा दीजिए, मस्जिद भी हटा दीजिए, मंदिर भी हटा दीजिए, पारसियों का हटा दीजिए, जैन का हटा दीजिए। अरे मंदिरों से गांव शहर थोड़ो बनेंगे। तो आप, नहीं तो वो दुश्मनी प्रमोट कर रहा है, नहीं सामुदायिक दंगे प्रमोट कर रहा है। भाई आप हिंदू हैं, आप खुद ही अपने मंदिर में जा करके गौ का मांस रख दीजिए, कोई आप पे शक नहीं करेगा। सही बात है कि नहीं? और शक किस पे करेगा? मुस्लिम पर। और मैं मुस्लिम हूँ, मैं अपनी मस्जिद में एक बोतल शराब रख दूँ चुपचाप और चला आऊँ, लोग आप पे शक करेंगे। दंगा भड़काना भारत में 2 सेकंड का काम है। समझ पा रहे हैं? और अगर हम कहते हैं इतनी इच्छा है तो आप यूनिफाइड कर दीजिए। अमेरिका में जो रंग भेद का दंगा हो धर्म का दंगा नहीं है, क्योंकि वो एक ही ईश्वर में विश्वास करते हैं। जीसस, हर जगह जीसस है, पर यार जीसस भी हैं।
समस्या है, सबका सेंटर पॉइंट क्या है? इकोनॉमी। भविष्य में आप कुछ ना कर पाइएगा तो कहीं छोटा मोटा मंदिर बस स्थापित कर लीजिएगा, छोटी मोटी मंदिर, और थोड़ा सा कुछ बढ़िया मंत्र वगैरह पढ़ करके और चिल्ला चिल्ला करके लोगों को आईएएस बनवाना शुरू कर दीजिएगा। इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं पाएंगे, इतना पैसा आएगा। एक गौर गोपाल दास करके आते हैं, बड़े अच्छे मोटिवेटर हैं, सिविल सर्विसेज के अच्छे एस्पिरेंट्स पढ़े हैं वो। एक वेदांत आचार्य आते हैं, एल्यूमनी हैं वो आईआईएम के और आईआईटी के, प्रशांत आचार्य। सोचिए, महान आदमी आप कह रहे हैं ना, इन सोचिए काम क्या करते हैं। आप महान ऐसे करें जो कोई काम ही नहीं कर रहा है, नो प्रोडक्शन। और इस देश में महान वही है जो कोई काम, कलम ने कहा था बैठ करके 10,000 कमाना ज़्यादा बेहतर है कि 12 घंटे काम करके 1 लाख कमाना। आपने कहा बैठ करके 10,000 कमाना। और जितने भी इंटेंजिबल हैं, अमूर्त, वो सब, कहने मतलब ये है कि आप इस टॉपिक को सिर्फ संकीर्णता से मत देखिए, ये आपके चारों पेपर का केंद्र बिंदु है। और फिर उसमें संकुचन आ गया, राष्ट्र, राज्य, क्षेत्र, परिवार, नागरिक, आया कि नहीं? तो आय एक संकल्पना हो गई कि वह संकल्पना जो आपके पास आ रही है धन के रूप में, दौलत के रूप में, चांदी, सोना, बकरियां, भैंस, व्हाट इज इन योर पॉकेट दैट इज योर इनकम। इनकम जो आपके पास आ जाए वही आपकी आय है। जो नागरिक के पास है नागरिक की आय है, जो परिवार के पास है परिवार की आय है, जो राज्य के पास है वो राज्य की आय है, जो क्षेत्र के पास है वो क्षेत्र की आय है। तो पहले नागरिक आया, फिर फैमिली आई, फिर क्षेत्र आया, फिर स्टेट आया, फिर नेशन आया। आया कि नहीं नेशन? अब फिर आया WTO, फिर आया वर्ल्ड बैंक, फिर आया IMF, फिर आया ADB। और सब किस पे काम कर रहे हैं? क्यों कहते हैं वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार गरीबी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की परिभाषा के अनुसार जिसकी प्रति व्यक्ति आय, क्यों कहते हैं विश्व व्यापार संगठन के अनुसार? यानी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का मतलब क्या हुआ? उस देश के केंद्र में जो है सिटीजन, उसकी आय का क्या मतलब है? राष्ट्र की आय बहुत ऊपर है। ये कब बढ़ेगा? जब ये बढ़ेगा। आप कहते हैं मैं अमीर परिवार से हूं। कैसे आपने कह दिया मैं अमीर परिवार से हूं? क्योंकि आप फैमिली की आय की बात कर रहे हैं। भारत एक धनी राष्ट्र है मगर उसके निवासी निर्धन है। स्टेटमेंट है ये कैसे संभव है? आपके मम्मी पापा अमीर हों और आप गरीब हों? तो तभी हो सकता है जब लात मार के बाहर कर दिए हो आपको, या बेदखल कर दिया हो जमीन जायदाद से। अगर माँ बाप अमीर हैं तो बच्चा तो अमीर होना चाहिए। इसका मतलब आप गरीब हैं, अगर आप गरीब नहीं हैं एक्चुअली, फिर आपके ऊपर लोग गरीब हैं, उनके ऊपर गरीब हैं, उनके ऊपर गरीब हैं। तो अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने क्या कहा? गरीबी का कुचक्र, विशेष साइकिल ऑफ पॉवर्टी है। आप गरीब हैं क्योंकि आप गरीब हैं। अमर सेन तो बहुत ज्यादा समझ ही नहीं पाए कह क्या रहा है। ही इज पुअर कॉमा ही इज पुअर, वह गरीब है क्योंकि वह गरीब है। अमर सेन के कहना क्या चाह रहे हैं? तो रैगनर से कहा कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म, बर्थ गरीबी में हुआ, पॉवर्टी में। तुम्हारी युवावस्था, तुम्हारा जो बचपन बीता, युवावस्था, वो भी गरीबी में। अब तुम और जवान हो रहे हो गरीबी में। तुम्हारे जवानी के दोस्त वो भी गरीब। गरीब का दोस्त कौन होगा? गरीब तो होगा। आपका दोस्त आकाश अंबानी है?
या दिल्ली के बहुत बड़े रईस का लड़का तो आपको दोस्त हो नहीं सकता, और पार्टनर भी गरीब गरीब खोज के बना रहे हैं। गरीब का पार्टनर गरीब ही तो होगा जी। अच्छा, उसमें भी फिर एक तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है गरीबों के बीच भी, ये ज्यादा गरीब है कि मैं ज्यादा गरीब। गरीबी का अध्ययन ही पूरा तुलनात्मक है। अब शादी हुई तो भी गरीब लड़की से। अब शादी के बाद जो एप्लीकेशन हुआ, बच्चे पैदा हुए, फिर गरीब। अब आप बूढ़े हो गए तो बूढ़े भी गरीब, अब मरे तो गरीब। तो चक्र पूरा हुआ कि नहीं? जन्म गरीबी में और मृत्यु भी गरीबी में, तो आपको कंधा देने वाले महागरीब। इसलिए रैग्नर ने कहा पुअर इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रिजल्ट सेम आर पॉवर्टी। इसलिए हम जब आय की बात करते हैं तो हम गरीबी की बात करते हैं, हम पराकाष्ठा की बात करते हैं, धनी होने की बात करते हैं, ये आता ही नहीं नंबर में, यहां शुरू करना पड़ता है। यानी लाइन खींचनी पड़ती है, ए बी सी डी ई एफ, ज्यादा बड़ी रेखा कौन है? ई एफ। कैसे पता चला? क्योंकि इसके सापेक्ष दो छोटी रेखाएं थी। कमर्शियल कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे फैमिली के पास नहीं था, तुम्हारा जन्म गरीबी में हुआ, ठीक। तुम्हारा बचपन गरीबी में बीता, ठीक। तुम युवा गरीब थे, ठीक, लेकिन जवानी अगर गरीबी में बिता दी है तो तुम कसूरवार हो। क्यों? आपके पापा ये नहीं बने, ठीक, दादा नहीं बने, ठीक, परदादा नहीं बने, ठीक, वो कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आप अगर नहीं बने तो आप कसूरवार हैं, क्योंकि आपको अवसर दिया गया, आपको कॉपी दी गई, पेन दिया गया, दिल्ली का माहौल दिया गया, मेंटोस दिए गए, पैसा दिया गया, सब कुछ शौक पूरा। तो यहां से ये चक्र तोड़ने की बात करते हैं अमरसेन। कहते हैं ये चक्र तोड़ो, और यहां से चक्र टूटेगा तब जब आप ये मान के चलेंगे कि हम विरासत में तो गरीबी लेकर आए थे, मगर विरासत में गरीबी छोड़ के नहीं जाएंगे। बात सही है कि नहीं? और विरासत में क्या छोड़ना है वो आपके पापा पे डिपेंड नहीं करता, विरासत में क्या छोड़ना है वो आप पर निर्भर करता है। अब आप जैसा सोचिए, अगर आप ये सोचते हैं अरे चलो पापा नहीं बने तो हम ही क्यों बोझ उठाएं, कुछ दिन बाद हम भी नहीं बनेंगे। और अमरसेन दो बच्चों की कहानी सुनाते हैं अपने नॉवेल में, और कहते हैं कि एक बच्चे के पिता बहुत शराबी थे, और उसके पिता बहुत शराबी थे, और उस पिता के दो बच्चे तो दोनों भाई थे। तो एक ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत शराबी हैं, मैं इनसे ज़्यादा शराबी बन कर दिखाऊंगा, लोग याद रखेंगे कि इन्हीं का लड़का है। दूसरे ने कहा मैं शराब की एक बूंद नहीं लूंगा, क्योंकि पिता ने शराब पीकर सब घर बर्बाद कर दिया। एक ही बाप के दो बच्चे, तो विरासत में एक फिर वही छोड़ के जाएगा शराबी होना, और एक छोड़कर जाएगा अमीरी। क्लियर हो रहा है? यानी ये जो कुचक्र कहा रैग्नर नक्स ने, उसकी तोड़ निकाली अमरसेन ने, और कहा अगर हम किसी राष्ट्र की आय की बात करते हैं, किसी राष्ट्र के संपदा की बात करते हैं तो गलत बात करते हैं। हमें उस नागरिक की आय की बात करनी चाहिए, हमें उस नागरिक की संपदा की बात करनी चाहिए। इसको बड़ा बना दीजिए, ये स्वतः बड़ा बन जाएगा। अब इसको बड़ा बनाने से यहां तक तो बात पहुंच ही नहीं रही है। क्यों? हम राष्ट्रीय आय की बात तो कर रहे हैं, मगर जैसे ही पीसीआई पर आते हैं, यानी पीसीआई क्या कहलाता है? पीसीआई होता है उस देश की राष्ट्रीय आय बटे टोटल पॉपुलेशन, ये फार्मूला है। यानी पीसीआई का जो रिलेशन है वो टीपी से उल्टा है, और पीसीआई का जो रिलेशन है वो एनवाई से सीधा है। अगर इसमें टीपी कमजोर होगी तो पीसीआई बढ़ेगी, और टीपी बढ़ेगी तो पीसीआई कमजोर होगी। ये तो होता है रिवर्स रिलेशन। अगर एनवाई बढ़ेगा तो पीसीआई बढ़ेगी, एनवाई कम होगी तो पीसीआई। तो पूछा अर्थशास्त्री माल्थस ने,
माल्थस ने कहा कि एशिया के देशों में भारत और चीन, बताइए आप करना क्या चाहते हैं। भारत से पूछा गया, क्या आप जनसंख्या नियंत्रण करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहते हैं या उत्पादन को बढ़ा करके प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना चाहते हैं? होना क्या चाहिए? भारत ने कहा हम उत्पादन को बढ़ाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे। माल्थस ने कहा ठीक है, आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, प्रकृति करेगी। और देखिए प्रकृति करती है कि नहीं। पर अभी परमाणु बम छोड़ दे पाकिस्तान और हम, हो सकता हो 50 करोड़ लोग खत्म हो जाएं। दोनों देश को मिला करके जो लगभग 2 अरब की आबादी है, उसमें से 50 करोड़ खत्म। सुनामी आ जाती है, सुनामी तो नेचुरल है। भूकंप आ गया, भूकंप नेचुरल है। बैठ के पढ़ा रहे, क्या बिल्डिंग हिलने लगी, कल आया अरे कुमार मैंग की क्लास में इतने छात्र शहीद कुमार मैंग भी शहीद। मतलब क्या हुआ? गलत कॉन्सेप्ट है उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ाइए, जनसंख्या भी कम करनी होगी। लेकिन अब हमारे देश में लोग मानते हैं जनसंख्या भगवान की देन है। भगवान ऐसी जनसंख्या पैदा करना चाहता जो कटोरा लेके बैठे। तो माल्थस ने कहा चीन और भारत 2 ऐसे देश हैं, शुरुआत में कहा था बहुत पहले, तब तो चीन ने पॉपुलेशन पॉलिसी अपनाई, जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, और देखिए आज भारत चीन से आगे है जनसंख्या के मामले में। तो आने वाले समय में माल्थस की बात सही साबित होगी कि अगर आप जनसंख्या नीति नहीं लाएंगे, अगर आप पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं लाएंगे, तो नेचर ले आएगी पॉपुलेशन पॉलिसी। और नेचर लाती समय समय पर, बाढ़ आ जाएगी, डूब गए थे लोग, सूखा पड़ गया, खत्म हो गए, मर गए। और फिर ये हो जाएगा, अरे सुनामी आ गई, धरती फट पड़ी, भूकंप आ गया। ये सब क्या है? तो जब आप खुद नहीं कुछ करेंगे तो नेचर करेगी, और जब नेचर करती है तो बहुत खतरनाक उसका होता है। इसलिए आप पहले से ही तय कर लीजिए कि हमें अपना जनसंख्या कितना रखना है, हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारा पीसीआई क्या होगा। और जब पीसीआई निकालते हैं तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि भारत की पीसीआई तो चलो लगभग 1,25,000 रुपए है। और पीसीआई मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय। क्या देश के प्रति व्यक्ति के पास 1,25,000 है? तो औसत हो गया ना। तो अंबानी गुस्सा हो सकते हैं इस बात पर, अरे मैं अरबों का मालिक कहने से 1,25,000 है। और भीख मांगने वाला भी गुस्सा हो सकता है, कह रहे 5 दिन भर में आए नहीं, कह रहे 1,25,000 है। ये पीसीआई है, आरपीसीआई नहीं है। नया कॉन्सेप्ट, रियल पर कैपिटा इनकम। तो भारत में रियल पर कैपिटा इनकम निकालने की आवश्यकता है, ना कि पर कैपिटा इनकम। समझ में आया? पर कैपिटा इनकम तो सिर्फ एक औसत आय है। जैसे भारत में ट्रेन की चाल औसत रूप से 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, शताब्दी वगैरह तो 150 चलती है, बुलेट 300 चलेगी। तो हमने औसत चाल निकाल लिया, और जब औसत चाल निकाला तो जो 20 से चल रही है वो भी तो 80 पे आ गई। गलत संकल्पना है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की वास्तविक संकल्पना है ही नहीं, और जितनी एजेंसियां बनी हैं राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, वो सही आकलन नहीं कर पाती, अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन।